आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। आज दो तटीय राज्यों में देश बीजेपी को इतिहास रचते हुए देख रहा है। एक ओडिशा, जहां बीजेपी ने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया। बीजेपी जिस राज्य में सहयोगी बीजेडी के भरोसे थी, आज वहां अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा का काया पलट आपको बताऊंगी, लेकिन एक तस्वीर आंध्र प्रदेश की भी आपके सामने रखूंगी, जहां 10 साल के बाद नायडू सरकार बनी तो उसमें नरेंद्र मोदी का भी साथ है। 175 विधानसभा सीट वाले आंध्र प्रदेश में 8 विधायक बीजेपी के भी शामिल है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के एस्पिरेशन, उनके विजन और फिर कड़ी मेहनत का नतीजा है। आज आपको ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक की पूरी कहानी बताने जा रही हूं। जो काम कभी कांग्रेस नहीं कर पाई, वो मैजिक मोदी ने आखिर कैसे कर दिखाया। तो राजधर्म लगातार आप देखते रहिएगा। पूरी कहानी तटीय राज्यों की आपके सामने रखूंगी और सबसे पहले देश का मानचित्र आपके सामने रखती हूं। भारत का पॉलिटिकल मैप जरा गौर से देखिए। भारत के तटीय राज्य, जिसमें 9 राज्य, जहां से आने वाली 251 सीटें, मतलब वो राज्य जिसके समंदर से टच करती हुई सीमा रेखा है। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक जाने वाली ये तटीय राज्य, 7,500 किलोमीटर से लंबी सीमा वाले राज्य। इन 9 राज्यों से कुल 251 सांसद आते हैं। देश को सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। पश्चिमी तट वाले महाराष्ट्र से जहां 48 सांसद आते हैं, तो वहीं पूर्वी तट वाले पश्चिम बंगाल से लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर भारत के तटीय राज्यों की बात करूं तो आपको समझाने के लिए पूरे तटीय राज्य को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पूर्वी तट, जरा इसे यहीं पर रोक दें। पूर्वी तट, दक्षिणी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट पर 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल है, देखिए सबसे ऊपर। उसके बाद 21 सीटों वाला ओडिशा राज्य, 25 सीटों वाला आंध्र प्रदेश, उसके बाद जिसका नंबर आता है। दक्षिण तट पर 2 राज्य आते हैं, तमिलनाडु और केरल। 39 सीट वाला तमिलनाडु और 20 सीटों वाला केरल। तो वहीं अगर केरल के लोकसभा सीटों के अलावा अगर दक्षिण से पश्चिम की तरफ आप मूव करेंगे तो यहां पर आप देखिए, ये देखिए कर्नाटक 28 लोकसभा सीटों वाला, गोवा जहां पे 2 लोकसभा की सीटें। इसके बाद आता है नंबर महाराष्ट्र का 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, और फिर ऊपर सबसे गुजरात, जहां से 26 लोकसभा सीटें आती है। 26 सांसद पहुंचकर लोकसभा पहुंचते हैं। इन 9 कोस्टल स्टेट्स में लोकसभा की कुल 251 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 88 सीटें जीती है। पश्चिम तट की बात करें तो गुजरात, जो कि मोदी का गढ़ भी है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया, 26 में से 25 सीटें जीती। लेकिन अगर तटीय राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है। बात गोवा की हो और वहां पर भी अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी की है। लेकिन कर्नाटक, जहां पिछली बार सरकार बीजेपी की थी लोकसभा चुनावों से पहले, यहां से सरकार उनकी चली गई। केरल एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बना सकी। वहीं अगर पूर्वी तट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। अब से थोड़ी देर में मोहन बाजी वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अब से थोड़ी देर पहले ही टीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी सरकार में शामिल है, ये बड़ी बात है। बीजेपी के एक विधायक को मंत्री भी बनाया गया है। तमिलनाडु में बीजेपी की बात कर ले तो यहां पर कभी उनकी सरकार नहीं बनी, इस बार सांसद भी जीत कर नहीं आया। लेकिन आगे आपको बताऊंगी कि क्यों यहां पर भी कमल के पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि पश्चिम तटीय राज्यों में तो पहले से बीजेपी के जायंट फुट स्टेप्स हैं, यानी कि हम ओडिशा और आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात पूर्वी तट की बात करें, बेबी स्टेप से आगे बढ़ी और 2 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। इसलिए पूर्वी तटीय राज्यों में मोदी के स्ट्राइक रेट की अगर बात करें,
ये भी आपको बताऊंगी मोदी ने बीजेपी के इस सपने को कैसे साकार किया, ये जानकारी भी आपके सामने रखूंगी। इसे समझने के लिए आपको कोस्टल स्टेट्स के 5 राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखना होगा। पिछले साल के मुकाबले उसकी स्ट्राइक रेट को आपको चेक करना होगा। एक तमिलनाडु को यदि आप छोड़ दें तो मोदी हर राज्य में कमल खिलाने में कामयाब रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछली बार के मुकाबले 6 सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन बम्पर रिकवरी अगर आप देखेंगे तो वो उड़ीसा राज्य से हुई है। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार तकरीबन क्लीन स्वीप किया, 21 में से 20 सीटें जीत ली, मतलब कि 12 सीटों का इजाफा हुआ। हाल ये हुआ कि सत्ताधारी बीजेडी का लोकसभा में खाता तक नहीं खुला। उड़ीसा में बीजेपी ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया। इसी तरह बात अगर आंध्र प्रदेश की करूं तो यहां लोकसभा की 25 सीटें आती है। ये देखिए 25 सीटें आती हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड देखिए, 2019 में मात्र 1% वोट शेयर था, लेकिन 2024 तक आते आते एक बड़ा जंप यहां पर वोट शेयर में दिखाई दे रहा है। इस बार बीजेपी ने 3 सीटें आंध्र प्रदेश से जीती है अपनी सहयोगी टीडीपी के साथ मिलकर। टीडीपी ने 16 और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने 2 सीटें जीती है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु जहां पर इस बार 39 सीटों में से एक पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुला, लेकिन फिर आप वोट परसेंटेज आप देखें, 2019 में जो वोट परसेंटेज 3.7 का था वो इस बार 11.24% पर पहुंच गया। मोदी के लिए खुशखबरी लाने वाला अगला राज्य जो रहा वो केरल रहा। केरल जहां पर वामपंथियों का हमेशा से डोमिनेंस रहा है, यहां पर नरेंद्र मोदी की मेहनत कामयाब रही। केरल में पहली बार कमल खिला। बीजेपी के सुरेश गोपी चुनाव जीते और उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। अब ये देखिए केरल 20 सीटों वाला राज्य जहां पर वोट प्रतिशत तकरीबन 3.5 के साथ इजाफा कर गया। पिछली मर्तबा जहां 13% था, इस बार 16.68% पर आ गया। मतलब यह हुआ कि 147 सीटों वाले अगर पूर्वी तटीय राज्यों की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने जहां 26 सीटें जीती थी, इस बार ये बढ़कर 38% के इजाफे के साथ ये देखिए 36 पर आ जाती है। मतलब ये कि मोदी मैजिक पूर्वी तटीय राज्यों में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में मोदी भले ही सीटों में ज्यादा इजाफा ना कर पाए हों, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी तटीय राज्यों में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का वोट शेयर घटा है। जिस पश्चिम बंगाल में पिछली बार बीजेपी को 40.6% वोट शेयर मिला था, वहां इस बार 38.73% वोट शेयर आया है। देखिए पूरा वोट शेयर इस वक्त आपके सामने, गौर से देखिएगा, यानी कि करीब 1.25% की यहाँ पर अगर हम कहें नुकसान हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बात उड़ीसा की करें, पिछली बार मोदी को यहाँ पर 38.9% वोट शेयर मिला था, जो इस बार बढ़कर 45% के ऊपर चला गया है। ओडिशा में अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर करीब 5.5% का इजाफा हुआ है। और इसी तरह आंध्र प्रदेश में जरा पिछली बार का बीजेपी का रिकॉर्ड देखें, 25 सीटों में से 2009 के चुनाव में आप देखिए 3.8% वोट शेयर था। 2014 के चुनाव में यह बढ़कर 7.2 पर हुआ और 2024 आते आते 11.28% पर आ गया। मतलब ये है कि 10% तक का इजाफा हुआ। अगर बात तमिलनाडु की करें तो यहाँ भले ही बीजेपी खाता ना खोल पाई हो, लेकिन मोदी ने वोट शेयर में करीब 8% का इजाफा कर दिया है। पिछली बार बीजेपी को तमिलनाडु में, जरा इस पर गौर करिए, पिछली बार बीजेपी को तमिलनाडु में 5.5% वोट शेयर मिला था, जो कि 2009 के आंकड़े को देखें तो इससे भी कम 2.3 पर था। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में 11.24 पर आ गया। इसी तरीके से केरल की भी स्थिति देखें, केरल में भी वोट शेयर 3.5% तक बढ़ा है। पिछली बार केरल में बीजेपी को 13% वोट मिला था, लेकिन इस बार ये 16.68 पर चला गया। मतलब ये कि पूर्वी तटीय राज्यों में 147 सीटों पर मोदी का वोट शेयर 5% से ज्यादा इजाफा कर चुका है। पिछली बार 19.44% था, जो इस बार बढ़कर 24.6% पर आ गया है। मोदी ने पिछले 10 सालों में न सिर्फ बीजेपी की सीटों में 500% का इजाफा किया है, बल्कि बीजेपी का वोट शेयर 17% तक बढ़ा दिया है। अब ये कैसे हुआ?
ये समझना जरूरी है, वो भी आंकड़ों की जुबानी ही समझिए। 2009 के चुनाव पर गौर करिए, परिणाम पर गौर करिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 6.1% वोट मिला था, लेकिन 2014 में यह बढ़कर 17% हो गया। मोदी ने 2024 में इसे बढ़ाकर 38.73% किया। हालांकि मोदी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 40% के पार पहुंचा दिया था। इस बार थोड़ा घटा जरूर। इस बार टीएमसी के पक्ष में वोटर्स का पोलराइजेशन हुआ और इसी वजह से 2% वोट यहां से घट गया। लेकिन बात अगर ओडिशा की करें, क्योंकि बंपर रिकवरी मैंने पहले भी कहा ओडिशा से हुई। 2009 में 16.1% वोट शेयर लाने वाली बीजेपी को 2014 में 21.9% वोट शेयर मिला, जिसे मोदी ने पिछले 10 साल में बढ़ाकर 45.34% पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब आप ये समझिए 20 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने बीजेडी का सुपड़ा तकरीबन साफ कर दिया। आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई। 2009 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3.8% वोट शेयर मिले थे, जो कि 2014 में बढ़कर 7.2% हो गया। लेकिन मोदी ने इसे इस बार बढ़ाकर 11% पर लाकर खड़ा किया। मोदी ने ओडिशा के बाद सबसे ज्यादा वोटर्स को जहां पर जोड़ने की कोशिश की, जहां पर एग्रेसिव कैंपेन हुआ, जहां पर अन्ना मलाई लगातार लड़ाई लड़ते रहे। हम बात तमिलनाडु की कर रहे हैं। 2009 में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 2.3% था। सोचिए जरा, यहां पर अगर कहें कि मुट्ठी भर बीजेपी का अगर वोटर था, तो इसे 2014 में बढ़ाकर 5.5 किया, यानी डबल का आप इसमें जंप देख सकते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में कैसे इसे बढ़ाया गया, वो तस्वीर भी आपके सामने। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 11.24 पर लाकर खड़ा किया। बात अगर केरल की करें, तो केरल में भी 2009 में बीजेपी को केवल 6.3% वोट मिला था। लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी का नाम लेवा कभी कहा जाता था कोई नहीं है, वहां पर भी वोट प्रतिशत बढ़ा। ये पिछली बार के मुकाबले इस बार 6.5% और बढ़ा, 16.68 पर आ गया। मतलब ये कि 2009 में जिन स्टेट्स में बीजेपी की ओवरऑल 7% के करीब वोट थे, 2024 में ये 24.6% बढ़ गए। वोट शेयर करीब 3.5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ओडिशा में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया। पिछले 10 साल में बीजेपी के सांसद 20 गुना बढ़े हैं। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी को ओडिशा में 21 में से 1 सीट मिली। बीजेपी का वोट शेयर 21.54% पर था। 2019 के चुनाव की बात करें, ये 1 से बढ़कर 8 हुई, यानी 7 सीटों का इजाफा हुआ। वोट शेयर भी तकरीबन उसी स्पीड से बढ़ा, 38.37 पर आ गया। लेकिन 2024 में तो काया ही पलट हो गई। 2024 के चुनाव में 21 में से 20 सीट बीजेपी ने झटक ली। 45.34% वोट शेयर बीजेपी के खाते में गया, यानी कि 95% सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई। उड़ीसा में कैसे मोदी ने नवीन पटनायक का किला भेदा, कैसे विधानसभा में 24 साल के बीजेडी राज का खात्मा किया और 10 साल में बीजेपी की सीट 10 से 78 कैसे हो गई, इसे भी समझना जरूरी है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 147 में से 10 सीटें मिली थी। ये देखिए, आपके सामने एक बार फिर से ये रिकॉर्ड रख रही हूं। उनका वोट शेयर 18% था। लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट बढ़कर 30 हुई और वोट शेयर 30.49% हुआ। साल 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बीजेडी को पीछे छोड़ दिया। ये तस्वीर आपके सामने। 78 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसका वोट शेयर भी 40% को पार कर गया। 40.07% ये बीजेपी का वोट शेयर रहा। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सीटों का इजाफा लगातार होता जा रहा है। 10 सीटें मिली, उसके बाद ये आंकड़ा 23 पर आया और 23 के बाद ये आंकड़ा 78 पर पहुंच गया। यानी कि 2014 के मुकाबले 68 ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई। ओडिशा में 24 साल का नवीन पटनायक का किला कैसे ढहा, इसे समझने के लिए कुछ मुद्दों पर आपको गौर करना होगा। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार के खिलाफ पहला बड़ा मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी का था, जिसे बीजेपी ने भरपूर उठाया। तकरीबन हर चुनाव रैली में इसकी बात की।
वहीं 24 साल से बीजेडी की सरकार थी। नवीन पटनायक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। यहाँ के लोग एक बार बीजेपी को आजमाना चाहते थे, इसलिए विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में यहाँ पर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी कि एक साथ चुनाव होने का फायदा मिला। बीजेपी ने यहाँ हमेशा से गठबंधन की राजनीति की, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पर कोई गठबंधन नहीं किया। अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। लोकसभा की 20 सीटें बीजेपी ने जीत ली। कुल 21 सीटों में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती। नरेंद्र मोदी लगातार ओडिशा का दौरा करते रहे। 5 महीने में 5 बार उन्होंने ओडिशा का दौरा किया। यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को नेशनल प्राइड और नेशनल सेंटिमेंट से जोड़ दिया और इसका बीजेपी को फायदा भी मिला। बीजेपी ने ओडिशा में राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी जबरदस्त जोर दिया। सांस्कृतिक विरासत पर उन्होंने फोकस किया। बीजेडी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का मुद्दा भी उठाया गया। बीजेडी सरकार पर आरोप भी लगाया कि इन्होंने पुरी को टूरिस्ट हब बनाने की होड़ में धर्म को पीछे छोड़ दिया और इन तमाम मुद्दों को इतना उठाया गया कि इसका नुकसान बीजेडी को और फायदा बीजेपी को मिला। यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप कि नवीन निवास से इस वक्त उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहन मांझी जा रहे हैं। मोहन जी, मुलाकात कैसी रही? मुलाकात कैसी रही? मुलाकात कैसी रही? ठीक रहा, आएंगे मुख्यमंत्री आने के लिए। मैं तो देखिए, इंडिया टीवी से बात करते हुए नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा है कि नवीन पटनायक के साथ बातचीत हुई है और नवीन पटनायक ने कहा है कि वो आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और आज आपको बता दें कि शाम को एक ऐतिहासिक समारोह में मोहन मांझी बतौर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। और उन्होंने अभी अभी कंफर्म किया इंडिया टीवी से हमसे बातचीत में कि नवीन पटनायक जो एक्स चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, वो भी पहुंचेंगे। ओडिशा में बीजेपी के मोहन मांझी आज शाम सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मोहन मांझी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने इतने सालों में आदिवासी बहुल राज्यों में किसी भी ट्राइबल को सीएम नहीं बनाया, जबकि बीजेपी ट्राइबल बहुल राज्यों में 4 आदिवासी मुख्यमंत्री बना चुकी है। बीजेपी ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाया, जो आदिवासी समाज से आते हैं। वो नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को भी सीएम बनाया, वे 3 बार मुख्यमंत्री रहे। और इसी तरह बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय को इस पिछले साल ही दिसंबर 2023 में नतीजे आने के बाद छत्तीसगढ़ की कमान दे दी। और अब ओडिशा में बीजेपी का आदिवासी चेहरा ही सामने आने जा रहा है। मोहन मांझी, जो अभी अभी आपने देखा जिन्हें इंडिया टीवी पर, वो आज शपथ लेने जा रहे हैं। पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। बहुत खुशी की बात है। और आज यहाँ के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें भाग लेने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। दरअसल इस चुनाव में अगर आप गौर करिएगा नतीजों पर, तो आप ये समझ पाएंगे कि जो ट्राइबल वोट शेयर है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। 5 एसटी सीटों पर कमल खिला है। वो 5 सीटें कौन सी है वो आपको बता दूं। इसमें सुंदरगढ़ है, इसमें केओंझार है, इसमें मयूरभंज है, नंबरपुर है और साथ ही कोरापुट भी है। इन सभी ट्राइबल सुरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ओडिशा के बगल के राज्य की अगर बात करें, जहां झारखंड, इसमें दुमका, लोहरदगा, खूंटी और नॉन रिजर्व सारी सीटें भी बीजेपी के खाते में गई है। ओडिशा की आदिवासी सीटों पर बात कर ले तो बीजेपी ने जहां जहां कमल खिलाया। झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की 5 ट्राइबल सीटों पर बीजेपी को हार जरूर मिली, लेकिन खूंटी से अगर देखें तो अर्जुन मुंडा, जो कि 1,40,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। सर, इसको बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाएं, दर्शकों को समझाने में थोड़ी आसानी होगी। सीता सोरेन दुमका से, जहां से वो हार गई। राजमहल से ताला मरांडी, उन्हें भी हार मिली। सिंहभूम से गीता कोड़ा, जिन्हें हार मिली। लोहरदगा की बात करें, लोहरदगा से भी समीर उरांव बीजेपी के नेता चुनाव हार गए।
और मार्जिन भी अगर आप देखिएगा तो अच्छा खासा बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने ओडिशा में मोहन मांझी को सीएम बनाया है ताकि आदिवासी समाज उनसे जुड़ा रहे और आदिवासी समाज को भी एक बड़ा मैसेज इस चुनाव से दिया जा सके। नॉर्थ इंडिया में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी को आखिरकार तटीय राज्यों में प्रदर्शन करने में इतना वक्त क्यों लग गया, तो इसके पीछे की कुछ वजहें हैं, वो आपको बता दें। पहली वजह तो भाषा है, यानी कि लैंग्वेज है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी लोगों की तादाद ज्यादा है। अगर पंजाब को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान ये वो राज्य हैं जहां पर हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है और बीजेपी को हिंदी भाषी लोगों की ही कभी पार्टी कहा जाता रहा। तो वहीं तटीय इलाकों में जितने भी राज्य हैं उन तमाम राज्यों की अपनी अपनी अलग भाषा है। माना कि ओडिशा में उड़िया बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम, यानी कि हर राज्य की अपनी एक भाषाई पहचान है। और इसलिए भाषा का बैरियर सबसे बड़ा बैरियर था और इसलिए बीजेपी को इन इलाकों में अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए अच्छा खासा समय लगा। कोस्टल स्टेट्स में भाषा और कल्चर नॉर्थ से बिल्कुल अलग है और इसलिए इन राज्यों में बीजेपी को अधिक मेहनत करनी पड़ी। हमारे सहयोगी अमित पालित इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनका रुख कर लें क्योंकि आज ओडिशा में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। एक और आदिवासी समाज से आने वाले चेहरे को मुख्यमंत्री बना रही है बीजेपी। एक काया पलट होते हुए अभी हमने दर्शकों को समझाया अमित किस तरीके से ओडिशा में बीजेपी की ताकत बढ़ती चली गई और इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी रही कि बीजेपी ने तय किया कि वो किसी अलायंस में नहीं जाएगी। पहले तो आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, बीजेपी का उत्साह बताएं और आज की शपथ ग्रहण की क्या तैयारियां हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं शपथ ग्रहण जहां होने जा रहा है वही मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर भीड़ है और यहाँ पर कैमरा पर्सन सुजीत दास से मैं कहूँगा कि जरा दिखाएं आपको कि कितनी बड़ी तादाद में सिर्फ लोग आए जा रहे हैं। जहाँ तक अगर आप देख पाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर लोग नजर आएंगे। यहाँ पर सरकार के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बड़ा ये मैदान जो आप देख रहे हैं खुला मैदान है, इसे ही वो सेरेमनी के लिए तैयार किया गया है और अलग अलग इलाकों से, यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से बसों में बैठ के, गाड़ियों में, हर तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, महिलाएं पहुँच रहे हैं और पुरुष यहाँ पर आ रहे हैं बड़ी तादाद में। और आप देख सकते हैं कि जो जहाँ से आ रहा है, क्योंकि अब आपको मैं थोड़ी एक झलक दिखाता हूँ यहाँ पर जो आपको आदिवासी दिखाऊं तो आप समझेंगी कि आखिरकार क्यों यहाँ पर ऐतिहासिक जो जीत मिली है। इस ऐतिहासिक जीत में खास तौर पे मोहन चरण मांझी जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं ओडिशा के, जो खुद सांथाल समुदाय से आते हैं, खुद भी जनजातीय समुदाय से है, उन्हें